गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं मास्टर कैडरे का नोटिफिकेशन आ चुका है और मास्टर कैडरे के कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है केमिस्ट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री। आप सबको केमिस्ट्री का सिलेबस आप सबने देख लिया होगा वेबसाइट पर। केमिस्ट्री में भी अगर अपने बात करें तो हमारे पास 3 तरह की केमिस्ट्री होती है। पहली होती है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, पहली है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी होती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी होती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। सबसे पहले अगर अपने बात करें, सबसे पहला टॉपिक आता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड टॉपिक हमारे सिलेबस में है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड टॉपिक हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में है स्टेट्स ऑफ मैटर। फोर्थ टॉपिक है जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, रमन, ESR एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिक्स टॉपिक है हमारे सिलेबस में है थर्मोडायनेमिक्स और 7 टॉपिक हमारे सिलेबस में है इक्विलिब्रियम। और भी कुछ टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में भी पर्टिकुलरली हम पढ़ने जा रहे हैं आज थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक का नाम क्या है जो हमने आज पढ़ने जा रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स। चलो अब हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। सबसे पहले अपने बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स? इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसका जो नाम है इसको क्लियर कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है? देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है बच्चों हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट। जैसे कि हम लोग अगर अपने बात करें, थर्मो का मतलब हीट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास देखो जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर किस चीज को मेजर करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है। टेम्परेचर का मतलब हमारे पास क्या हुआ? हीट। तो वर्ड क्या आया? थर्मो। डायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चों, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप सबने, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। और मोशन की बात करें, मोशन का मतलब होता है मतलब कोई चीज मोशन करेगी तो वो क्या करेगी? वर्क भी करेगी। तो हमारे पास दो बातें आ गई, एक आ गया हीट और दूसरा हमारे पास क्या आया? वर्क। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? अगर अपने बात करें डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, वो किससे डील करती है? कन्वर्जन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कन्वर्जन ऑफ हीट इंटू वर्क, हीट इंटू वर्क और वर्क इंटू हीट। हम आपको दोबारा बात करेंगे इसके बारे में। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज नॉट ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। वो किससे डील करती है? विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इंटू वर्क। मीन्स हीट है जो हमारे पास वो चेंज हो रही है वर्क में, और वर्क चेंज हो रहा है हमारे पास हीट में। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट। हम लोग इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है, वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। चलो अब हम बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट, सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक में, हमारे पास कुछ बातें आती हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, सबसे पहले बात आती है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम इसको क्यों पढ़ते हैं?
इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मो, हम इसको क्यों पढ़ते हैं? पहली जो इंपॉर्टेंस है, इट टेल अस अबाउट किसके बारे में? फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। किसके बारे में बताती है हमें ये? फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस के बारे में। फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस मतलब फिजिबिलिटी का मतलब ये है हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब कोई प्रोसेस होएगा या नहीं होएगा, उसे कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। इट टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। जो दूसरा हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है, वेरियस डेरिवेशन, वेरियस लॉज। हम लोग केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, फिजिक्स में हमने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, उनकी जो डेरिवेशन है वो किसके बेस पे होती है? थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे होती है। वेरियस लॉज इन केमिस्ट्री और फिजिक्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। वो किससे ड्राइव होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स से। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली इंपॉर्टेंस क्या थी? फिजिबिलिटी के बारे में बताती है। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी हमारे पास? वेरियस लॉज इन केमिस्ट्री और फिजिक्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। दीज आर द टू इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और व्हाई वी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। अब हम पढ़ेंगे इनकी लिमिटेशंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस का मतलब बच्चों ये होता है हमारे पास भी इसकी क्या कमियां रही हैं, मतलब इसने हमें क्या कुछ नहीं बताया। पहली जो लिमिटेशन है, इट डील्स विद, ये किससे डील करती है? इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन बल्क। अब इसका मतलब क्या है? इस लिमिटेशन का मतलब क्या है? इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन बल्क। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे हम मान लो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, जब हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हमें पूरी बॉडी का टेम्परेचर आ रहा है, मतलब बल्क में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना अभी हाथ का टेम्परेचर अलग आ रहा है, कान का अलग आ रहा है, लेग्स का अलग आ रहा है। तो इट डील्स विद द प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन द बल्क, मतलब जब भी प्रॉपर्टीज हमारे पास बल्क में प्रेजेंट होगी ना, बल्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तभी वो थर्मोडायनेमिक्स उस पर अप्लाई होएगी। पहली लिमिटेशन मतलब ये स्मॉल क्वांटिटीज के लिए वैलिड, अगर अपने बात करें स्मॉल क्वांटिटीज के लिए वैलिड नहीं है ये। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज प्रेजेंट ओनली इन बल्क। सेकंड जो लिमिटेशन है, इट does not tell us the time taken by the process to happen। हमने बात की थी इसकी इंपॉर्टेंस में फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या थी? इट टेल अस अबाउट दी फिजिबिलिटी का मतलब है हमें ये बताएगी प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ये हमें वो नहीं बताएगी उस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा। ये हमें टाइम टेकन के बारे में कुछ नहीं बताती है। प्रोसेस होएगा या नहीं होएगा वो उसने बता दिया, बट उसको प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती। तीसरी लिमिटेशन, it does not explain the mechanism of process। it does not explain the mechanism of process। अब इसने ना तो मैं क्या किसके बारे में नहीं बताया कितना टाइम लगेगा, ना मैं उसके मैकेनिज्म के बारे में समझाएगी। ये भी मान लो ए से बी पे जाना है हमने, मान लो तो ये जाना है हमने, ये इसका फिक्स है। फिजिबिलिटी के बारे में बता दिया, अभी कोई सब्सटेंस किसी इंसान ने ए से बी पे जाना है, बट उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, वो किस तरीके से वो जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं समझाती है। तो देयर आर 3 लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली लिमिटेशन क्या थी? स्मॉल क्वांटिटी से डील नहीं करती। दूसरी लिमिटेशन हमारे पास क्या है? कितना टाइम लगेगा प्रोसेस को होने में, उसके बारे में हमें नहीं समझाती। और थर्ड हमारे पास जो लिमिटेशन है, ये हमें प्रोसेस के मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताती थर्मोडायनेमिक्स।
तो दीज आर द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास इस चैप्टर में कुछ टर्म्स आती हैं। यहाँ से एक्चुअली चैप्टर शुरू होता है, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आप एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो वर्ड आता है बच्चों हमारे पास, वर्ड आता है सिस्टम। वर्ड क्या आता है? सिस्टम एक टर्म आती है। और दूसरा जो वर्ड आता है हमारे पास सिलेबस में है जो इस टॉपिक में, सराउंडिंग। पहला वर्ड है हमारे पास, जब पहली टर्म है हमारे पास सिस्टम, दूसरी टर्म है हमारे पास सराउंडिंग। देखो सिस्टम क्या होता है, मान लो हमारे घर में हम चाय बना रहे हैं घर पे, अब पतीला रखा हुआ है गैस पे, तो जो वो चाय है, जो चाय बन रही है, वो हमारे पास क्या है? सिस्टम है। बाकी रसोई होगी या पूरे घर हो गया हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम को डिफाइन कैसे करोगे? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसीडरेशन, जिसको हमने कंसीडर कर रहे हैं, अंडर कंसीडरेशन, जिसको अपने कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं तो हूं सिस्टम, आप लोग या ये कमरे या कुछ भी सारी दुनिया, ये सारी सब क्या है? सराउंडिंग है। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर, जिसको अपने कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। और सराउंडिंग का मतलब क्या है? द रेस्ट पार्ट, जो बच गया सिस्टम के अलावा, द रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। और एक चीज और, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके आपस में क्या बनाते हैं? इज इक्वल टू यूनिवर्स। क्या बनाते हैं? सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपस में मिलके यूनिवर्स। अब देखो सिस्टम भी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। सराउंडिंग भी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो व्हाट इज सिस्टम? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर, जिसको अपने कंसीडर कर रहे हैं, जिसको अपने पढ़ रहे हैं, वो सिस्टम है। बाकी जो बच गया वो क्या है? हमारे पास सराउंडिंग है। और दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं। ओके चलो बच्चे नेक्स्ट। अब हमारे पास हमने पढ़ लिया सिस्टम के बारे में, सिस्टम पढ़ लिया हमने। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। अब सिस्टम भी बच्चों हमारे पास तीन तरह का होता है। पहला हमारे पास है ओपन सिस्टम, दूसरा हमारे पास है क्लोज सिस्टम, और तीसरा हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं अपने ओपन सिस्टम की। हाँ जी, ओपन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच एक्सचेंजेस, द सिस्टम विच एक्सचेंजेस हीट, हीट भी बाहर निकल रही है और इसका मैटर भी बाहर निकल रहा है। सिंपल सी बात है, घर में हम लोग चाय बनाते हैं, चाय को ढको मत, चाय उबल रही है, भाप बाहर निकल रही है, और पतीला भी गर्म हो रखा है आपका, हीट भी बाहर निकल रही है। तो वो सिस्टम कौन सा हमारे पास? ओपन सिस्टम है, जिसमें हीट भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। ये तो हो गया हमारे पास सिस्टम। ये सिस्टम है हमारा, बाहर वाली चीजें क्या है सारी? ये सराउंडिंग है। तो ऐसा सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें हीट भी एक्सचेंज हो और मैटर भी एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। अगर अपने बात करें क्लोज सिस्टम की, हमने अब क्या किया? हमारे बर्तन को ढक दिया, अच्छे से बंद कर दिया। हम नीचे से हीट दे रहे हैं, ये हम हीट दे रहे हैं। अब देखो मैटर तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या हो गया? बंद हो गया। मैटर बाहर निकलेगा नहीं, सिर्फ बाहर क्या एक्सचेंज होएगी? हीट एक्सचेंज होएगी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, क्या एक्सचेंज होएगी? हीट एक्सचेंज होएगी सराउंडिंग के साथ, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम कहेंगे। ओपन सिस्टम की बात करें, हीट भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। इसमें सिर्फ मैटर एक्सचेंज, सॉरी हीट एक्सचेंज हो रही है, इसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज होएगी। अब हमारे पास सिस्टम क्या आ गया? आइसोलेटेड। हमने अब ऐसा बॉक्स लिया जो इंसुलेटेड था।
इंसुलेटर का मतलब होता है बच्चों जिसके चारों तरफ, जैसे हमारे घर में वो नहीं होता थर्मोस होता है जो जिसमें हम चाय डाल के रखते हैं, काफ़ी टाइम तक गर्म रहती है, हमने उस तरह का सिस्टम ले लिया, उस तरह का बॉक्स ले लिया। अब हीट दे रही हो नीचे से, ना तो हीट एक्सचेंज होगी, ना हीट बाहर निकलेगी, ना ही मैटर एक्सचेंज होएगा, दोनों चीजें नहीं होंगी इसमें एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ। तो वो हमारे पास सिस्टम कौन सा है बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हमने पढ़ लिया, हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला होता है हमारे पास ओपन सिस्टम, दूसरा हमारे पास क्लोज सिस्टम, तीसरा हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हमारे पास हीट भी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ और मैटर भी एक्सचेंज होएगा। क्लोज सिस्टम में हमारे पास सिर्फ हीट एक्सचेंज होएगी। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट एक्सचेंज होएगी, ना ही हमारे पास मैटर एक्सचेंज होएगा सराउंडिंग के साथ। तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। पहला मतलब अगर अपने बात करें थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास 3-4 तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं। तो आपको मैं पहले इसलिए हम इसको शुरू में डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब हम बाद में बार बार बोल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना आए उसमें। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स में, प्रोसेस का नाम है बच्चों आइसोथर्मल। प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसेस। देखो आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। थर्मल का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, हीट, और वी कैन से टेम्परेचर। तो ऐसे प्रोसेस, इसका मतलब क्या हुआ आइसोथर्मल का? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नाम से क्लियर है बच्चों, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब क्या होगा हमारे पास? टेम्परेचर। तो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब टेम्परेचर सेम रहेगा मतलब लेट्स सपोज T1 हमारे पास क्या था? इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल। T2 हमारे पास क्या है? फाइनल टेम्परेचर है। दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, मतलब कांस्टेंट या सेम रहेंगे। मतलब T1 इज इक्वल टू T2 और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0 और वी कैन सी डेल्टा T इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब टेम्परेचर हमारा इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, T1 इज इक्वल टू T2। जो यहाँ पे सिंबल यूज किया मैंने डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज। जो यहाँ लिखा था ना T2 माइनस T1, इसको कहते हैं चेंज। चेंज इन टेम्परेचर को क्या है? 0। तो मतलब T1 इज इक्वल टू क्या आएगा? T2 ही आएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T की वैल्यू क्या होती है बच्चों? हमारे पास 0 होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेक्स्ट प्रोसेस बच्चों हमारे पास आता है, सेकंड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब बता ही दिया आपको मैंने सेम। कोरिक का मतलब होता है बच्चों वॉल्यूम। तो द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम रिमेन्स मीन्स V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? V2 और V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 और डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, एक चीज और बच्चे आप साथ में सीख लीजिए, वॉल्यूम का सिंबल क्या होता है? V। टेम्परेचर का सिंबल क्या था? T।
बैरिक, चलो हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसो का मतलब बता रखा है आपको मैंने सेम। बैरिक का मतलब होता है बच्चों प्रेशर। आपने नाम सुना होगा बैरोमीटर के बारे में, छोटे क्लासेस में सुना होगा बैरोमीटर क्या होता है। जिससे बैरोमीटर क्या होता है, जिससे अपने प्रेशर को मेजर करते हैं, दिस इज कॉल्ड बैरोमीटर। वहीं से वर्ड आया बैरिक। तो बैरिक, इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मीन्स P1 इज इक्वल टू P2 और वी कैन से P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 और डेल्टा P इज इक्वल टू 0। मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा P की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो हमने 3 तरह के प्रोसेस पढ़ लिए। पहले हमने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें डेल्टा T इज इक्वल टू 0 था। फिर हमने पढ़ा आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर हमने पढ़ा आइसोबैरिक प्रोसेस, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 और डेल्टा P इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ प्रोसेस। एक और होता है बच्चों हमारे पास प्रोसेस, डी टाइप प्रोसेस, उसे कहते हैं बच्चों आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया। एक बच्चों प्रोसेस और होता है हमारे पास एडियाबैटिक, नहीं बस चलो बच्चों एक बार हम 3 तरह के प्रोसेस ही पढ़ेंगे। हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस कर लिए हमने, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड V2 माइनस V1 इज इक्वल टू। तो ये 3 तरह के प्रोसेस हो गए हमारे पास, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारे पास सिलेबस में, टॉपिक का नाम है बच्चों एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? बच्चों पेपर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है ये। चलो पहले बात करते हैं अपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले बात करते हैं अपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज, सुनिए ध्यान से, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती हैं, किसी सब्सटेंस में कितना क्वांटिटी है मैटर की प्रेजेंट, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल देखिए, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सारी की सारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बिकॉज जो मास है वो डिपेंड किस पे करता है, किसी चीज का मास किस पे डिपेंड करेगा, उसमें कितनी क्वांटिटी है मैटर की। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगी? क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम के पास कितनी इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करेगी? क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। तो तीनों क्या है हमारे पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। आगे वर्ड लिख लीजिए, कंटेन्ड इन इट, कंटेन्ड इन इट। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड टाइप हमारे पास जो होती हैं वो होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है हमारे पास? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इसका वाइस वर्सा, द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। जैसे एग्जांपल टेम्परेचर,
अब टेम्परेचर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, देखो बच्चों, अब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। हमने मान लो 1 लीटर पानी का टेम्परेचर मेजर किया। लेट्स सपोज 1 लीटर टेम्परेचर का पानी का टेम्परेचर आया 30 डिग्री सेल्सियस, लेट्स सपोज। अब हम 1000 लीटर हमने पानी ले लिया, उसका टेम्परेचर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा ना बच्चों। तो जो टेम्परेचर है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों का टेम्परेचर हर बार सेम रह रहा है। तो इसलिए टेम्परेचर क्या है हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर, प्रेशर और भी बहुत सारी हैं, ये सब हमारे पास क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। हीट कैपेसिटी, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो हमें पता लग गया, अब हमने पढ़ लिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, हीट कैपेसिटी, ये सब हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कोई डाउट बच्चों यहां तक? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे सिलेबस में टर्म आती है, स्टेट फंक्शंस, और सेकंड आते हैं हमारे पास एंड पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। देखो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं पहले डिस्कस करते हैं अपने। तो पहले बात करते हैं अपने स्टेट फंक्शंस की। स्टेट फंक्शंस की अगर अपने बात करें तो स्टेट फंक्शंस की बात करें अगर अपने, द फंक्शन द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। लेट्स सपोज, मतलब जो पाथ पे डिपेंड है, डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी पाथ टेकन। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक ए से, मान लो हमने बी पे जाना है। ए से कहां पे जाना है, बी पे। हमारे पास 3 रास्ते हैं, फर्स्ट रास्ता, सेकंड वे, और ये हमारे पास क्या है, तीसरा वे है। आप जैसे मर्जी जाओ, आपकी एनर्जी उतनी सेम लगनी है। आप पहले वे से जाओ, सेकंड वे से जाओ, या चाहे आप थर्ड वे से जाओ, एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, आपकी सेम रहनी है। तो एनर्जी क्या हुई हमारे पास, स्टेट फंक्शन हुई, क्योंकि पाथ चेंज होने पे एनर्जी की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही ना, एनर्जी की वैल्यू है पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, तो एनर्जी क्या हुई हमारे पास, ये एनर्जी क्या हुई हमारे पास, स्टेट फंक्शन हुई। तो समझ आया बच्चों, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करती, दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। और दूसरे बच्चों हमारे पास होते हैं पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है। पाथ चेंज हुआ तो उनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पाथ फंक्शंस कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हमारे पास सिर्फ 2 ही पाथ फंक्शंस होते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स में देयर आर ओनली 2 पाथ फंक्शंस। कौन कौन से पाथ फंक्शन होते हैं, वर्क, वर्क का सिंबल होता है W, और हीट, सिंबल होता है इसका Q। हीट का सिंबल देख लीजिए आप, हीट का सिंबल होता है बच्चों Q, वर्क का सिंबल होता है बच्चों हमारे पास W। थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ हमारे पास 2 ही पाथ फंक्शन होते हैं, वर्क और हीट, दीज आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस। बाकी जितने भी हम टर्म्स पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, जो कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्टेट फंक्शन। ऑल अदर आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। और पाथ फंक्शन में क्या आता है हमारे पास, W वर्क
और हमारे पास क्या आता है Q। दीज आर बोथ कॉल्ड पाथ फंक्शंस, और बाकी सब क्या है हमारे पास, क्या है स्टेट फंक्शंस। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ टर्म्स फिर से है, हमारे पास कुछ बची हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपने बात करते हैं वर्क के बारे में। हाँ जी, वर्क सिंबल होता है वर्क का बच्चों W। अच्छा, वर्क भी बच्चों हमारे पास बहुत तरह का होता है। सबसे पहले होता है हमारे पास सिंपल वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या किया, एक हमारे पास m मास का ऑब्जेक्ट रखा था, हमने इसको धक्का दिया, फोर्स लगाया हमने F, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, कितना डिस्प्लेस किया हमने इसको, ds डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, F डॉट ds। ये हमारे पास सिंपल वर्क होता है। एक होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्क, W इज इक्वल टू mgh। हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, h हाइट पे फेंक दिया, g हमारे पास क्या होती है ग्रेविटी, m इसका मास था, तो कितना वर्क डन हुआ, W इज इक्वल टू mgh। हमने जो पढ़ना, हमारे जो सिलेबस में वर्क है, वो वर्क का नाम है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नाम क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने इसको हम डिस्कस करेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या, हमने कौन सा वर्क पढ़ना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सिस्टम लेंगे। चलो हम सिस्टम लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक सिस्टम ले लिया, ये हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, ये हमने पिस्टन लगा दिया। इसमें हमारे पास क्या है, गैस है। इसमें हमारे पास क्या है, गैस। गैस का प्रेशर मान लीजिए हमारे पास P था। कितना प्रेशर है, P प्रेशर है। अब बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मान लीजिए उसका फॉर्मूला है, उसे कहते हैं P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल का मतलब है बच्चों जो बाहर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। P क्या है हमारे पास, इंटरनल प्रेशर है, जो गैस का जो प्रेशर है। एट एनी टाइम मान लीजिए लेट जो P एक्सटर्नल है वो कम है P से, मतलब जो गैस का प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से। क्या होएगा बच्चों, थोड़ा सोच के बताइए। बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर क्या है बच्चों हमारे पास ज्यादा है, तो गैस क्या करेगी, पिस्टन को ऊपर धकेलेगी। गैस क्या करेगी, पिस्टन को ऊपर धकेल दिया, मतलब गैस ने क्या किया, पिस्टन को ऊपर धकेला। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, पहले इतनी वॉल्यूम थी V1 थी, अब कितनी वॉल्यूम होगी, ये पिस्टन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया हमारे पास। पहले V1 वॉल्यूम पे था, वहां कहाँ पहुंच गया, V2 वॉल्यूम पे पहुंच गया, मतलब एक्सपेंशन हो रही है। क्या हो रही है हमारे पास, इस केस में क्या होएगी, एक्सपेंशन होएगी। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं बच्चों। पहले केस में हमारे पास बाहर का प्रेशर कम था गैस के प्रेशर से, उस केस में गैस ने क्या किया, पिस्टन को ऊपर धकेल दिया। पहले V1 वॉल्यूम थी, अब वो कितनी होगी वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम हो गई। हमारे पास हो क्या रही है बच्चों, एक्सपेंशन हो रही है। मतलब हमारे पास पिस्टन को ऊपर कौन धकेल रहा है, गैस धकेल रही है। गैस हमारे पास क्या थी, सिस्टम थी। तो यहां पे आप लोग क्या लिखोगे, वर्क इज डन, ये बच्चों ध्यान रखना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है। पहले केस में जब हमारे पास गैस का प्रेशर कम होएगा, सॉरी गैस का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर क्या है हमारे पास कम है, उस केस में हमारे पास पिस्टन ऊपर गया, हमारे पास क्या होएगी, एक्सपेंशन होएगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, प्लीज बी सीरियस। हाँ, हमारे पास क्या होएगी, एक्सपेंशन होएगी, एक्सपेंशन होएगी हमारे पास। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पहला केस, ये पहला केस था। दूसरा केस, मान लीजिए P का जो प्रेशर है वो कम है P एक्सटर्नल से, मतलब हमारे पास क्या होएगा, अब बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर क्या है, कम है। उस केस में हमारे पास पिस्टन पहले यहां पे था, पिस्टन कहां आ गया, यहां पे आ गया, ये V1 थी, अब ये V2 वॉल्यूम हो गई। अब यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब
इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेशन। अब काम कौन कर रहा है, काम कर रही है सराउंडिंग, हमने पिस्टन नीचे धकेल रहा है उसको। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ये बच्चों बात ध्यान से सुन लीजिए आप एक बार, ये बच्चों ध्यान रखने वाली बातें हैं। दोनों केस समझा दिया आपको मैंने। पहला केस पी एक्सटर्नल मतलब बाहर का प्रेशर कम था, गैस क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और क्या बोलेंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये ध्यान रखना बातें बच्चों। सेकंड केस हमने क्या पढ़ा, जब हमारे पास गैस का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो गैस दबाव में आ जाएगी। उस केस में हमारे पास क्या होगा, कंप्रेशन होगा। उसका हम क्या बोलेंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हो काम कौन कर रहा है, सराउंडिंग काम कर रही है। यहाँ पे बाहर हमारे पास सराउंडिंग थी, ये धकेल रही है इसको नीचे, बाय दी सराउंडिंग। ओके, वो जो वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी। ये बात आप नोट कर लीजिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और वी कैन से P एक्सटर्नल, यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिए, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा इंटू वी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही थी ना, V1 से V2 हो रही थी, ये चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी, इसलिए हमने क्या लिख दिया, पी एक्सटर्नल। चेंज क्या हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, पहले V1 थी V2 हो गई या V3 हो गई, तो डेल्टा V को हमने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये चेंज हो रही है। और V के W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1, एक ही बात है, अब ऐसे लिख लीजिए इसको। तो हमने अभी पढ़ा W के केस हमारे पास W का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी डेल्टा, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। और W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1। चलो हम पहला केस पढ़ते हैं एक बार, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, W का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, माइनस सिंबल आएगा आगे, माइनस पी डेल्टा वी, और वी कैन से माइनस पी V2 माइनस V1। देखिए सिंपल सी बात है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन में हमारे पास पहले सिस्टम यहां था, अब सिस्टम कहां चला गया, सॉरी एक मिनट बच्चों, पहले पिस्टन यहां था, अब हमारे पास पिस्टन कहां चला गया, यहां पिस्टन आ गया हमारे पास। पहले वॉल्यूम V1 थी, अब वॉल्यूम कितनी होगी, V2। ये पिस्टन कहां चला गया, ऊपर चला गया। एक्सपेंशन हो रही है, मतलब एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो V2 जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है ना, देखो वॉल्यूम ज्यादा है, V1 वॉल्यूम कम है। मान लो ये 5 थी, ये कितनी थी, 3, तो 5 माइनस 3 वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आता है इसके अंदर। इस केस में क्या आता है, नेगेटिव सिंबल आएगा आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इन केस वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वर्क इज डन, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको बार बार, बाय द सिस्टम। बाय सिस्टम के केस में नेगेटिव साइन क्या आएगा आगे बच्चों, नेगेटिव आएगा। बी, वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन, यहां पे सिंबल क्या आएगा बच्चों हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। कंप्रेशन के केस में क्या करते हैं हम लोग, यहां पे पहले पिस्टन था, अब वो कहां चला गया, पिस्टन यहां चला गया। पहले ये V1 वॉल्यूम थी, ये कितनी होगी, अब कंप्रेशन हो रहा है, यहां पे लिख लीजिए कंप्रेशन। अब देखो यहां पे इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखो, V2 जो वॉल्यूम है वो कम है, V2 की वैल्यू कम है, ये लेस वॉल्यूम है, ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, साइन क्या आएगा, यहां पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। यहां पे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये बातें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों बातें, नेगेटिव साइन कब आता है और हमारे पास पॉजिटिव साइन कब आता है, ठीक है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन में साइन क्या आएगा बच्चों हमारे पास, नेगेटिव आएगा, और वर्क ऑफ कंप्रेशन में साइन क्या आएगा बच्चों हमारे पास,
पॉजिटिव आएगा। ओके, एक बार देख लीजिए आप 2 मिनट के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है हमारे सिलेबस में, टर्म का नाम है हीट। सिंबल होता है बच्चों हमारे पास Q। वर्क का सिंबल क्या था? W। हीट का सिंबल क्या है? Q। हीट सबको पता ही है, हीट क्या होती है बच्चों। हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो गर्म होती है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। जब वो हीट को क्या करती है, कई बार इवॉल्व करती है। तो हमारे पास 2 केस होते हैं इसमें भी। या तो हीट क्या होएगी, एब्जॉर्ब होएगी। एब्जॉर्ब का मतलब हम लोग घर में चाय बना रहे हैं तो जो हमारा बर्तन है वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस केस में सिंबल क्या आएगा, क्या के आगे पॉजिटिव सिंबल आएगा, जब हीट हमारे पास क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरे केस में हीट क्या होती है हमारे पास, इवॉल्व होती है, मतलब किसी चीज़ से हीट बाहर निकल रही है। उस केस में सिंबल क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन आएगा। तो इसमें बस एक छोटी सी बात है, हीट अगर एब्जॉर्ब होए तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हीट अगर इवॉल्व होए तो साइन क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो हीट का सिंबल हमारे पास क्या होता है, Q। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शंस के बारे में। पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं बच्चों, वर्क और हीट दोनों ही सिर्फ क्या हैं, पाथ फंक्शंस हैं। बाकी जितने भी हम लोग क्वांटिटीज पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में वो सबके सब क्या होंगी, स्टेट फंक्शंस होंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो बच्चों हमारे पास है इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स में, वो है इंटरनल एनर्जी। क्या है, इंटरनल एनर्जी। इसका सिंबल होता है बच्चों U भी लिखते हैं कई बार, और इसे हम लोग E भी लिखते हैं कई बार। किसी बुक्स में U लिखा होता है और किसी बुक्स में E लिखा होता है। नाम क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो देखो नाम से क्लियर है, इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम में उसके पास खुद की कितनी एनर्जी है, उसके अंदर कितनी एनर्जी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। देखिए, द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन ए सिस्टम, द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल। मतलब एक सिस्टम के पास खुद की कितनी एनर्जी है, उसके अंदर उसके बॉडी में कितनी एनर्जी, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। उसका सिंबल क्या होता है, U, और वी कैन ऑल्सो से कैपिटल E। तो ये है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। और आपको बताया था इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, स्टेट फंक्शन होगी। आपको पहले हम बता चुके हैं बहुत बार। पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वर्क और हीट दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शंस हैं। बाकी सारे के सारी क्वांटिटी जितनी भी हम डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, स्टेट फंक्शन होंगे। तो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। और एक चीज और साथ में ये हमारे पास क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पहले बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, द क्वांटिटीज, द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। अब जितनी ज़्यादा भारी चीज़ होगी उसके अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी ना। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। तो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, ऑल्सो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारे पास अब कुछ लॉज आते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो
सबसे पहले हमारे पास आता है ज़ीरोथ लॉ। क्या आता है हमारे पास? ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सी बात है बच्चों, कीला बड़ा सिंपल सा है। अगर कोई ए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बी सिस्टम के, और अगर बी कोई सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है सी के, तो A इज इक्वल टू क्या होगा? C होगा। दिस इज कॉल्ड ज़ीरोथ लॉ। इफ A इज इन इक्विलिब्रियम विद द B and B is in equilibrium with the C, then A is also in equilibrium with the C. This is called ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सी बात, अगर A इक्विलिब्रियम में है B के साथ, B इक्विलिब्रियम में है C के साथ, तो A और C भी आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज सिंपल लॉ कॉल्ड ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, उसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ टॉपिक का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गए हैं अब हमारे पास सिलेबस के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके ना बहुत सारी डेफिनेशन हैं, 3-4 डेफिनेशन, हम चारों एक एक करके बढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. Second definition, पहली डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी disappears, if some amount of energy disappears, then same amount of energy appears in any other form, मतलब कहने का, अगर कोई एनर्जी किसी फॉर्म में डिसअपीयर हो जाती है तो उतनी ही एनर्जी हमें किसी और फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। तो ये दो डेफिनेशन समझ आ गई हमें। पहली डेफिनेशन क्या कहती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड डेफिनेशन है, इफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसअपीयर्स इन सम फॉर्म, देन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयर्स इन एनी अदर फॉर्म। This is the second definition. Third definition, it is impossible to construct a perpetual machine. Perpetual machine बच्चों पता है क्या होती है? ऐसी मशीन जो बिना किसी सोर्स को यूज किए एनर्जी प्रोड्यूस करती रहे। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं कोई ऐसा बाइक बना दूं जो बिना पेट्रोल के चलता रहे, सारी जिंदगी चलता, बिना रुके चलता रहे, तो ऐसी मशीन बनाना क्या है हमारे पास? इम्पॉसिबल है। परपेचुअल मशीन वो होती है जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करती रहे बट खुद कुछ कंज्यूम ना करे। मतलब मैं किसी इंसान को कहूँ वो सारी उम्र काम करता रहे, कुछ खाए ना, कुछ पिए ना, तो वो चीज़ क्या है हमारे पास? क्या है? इम्पॉसिबल है। तो दीज आर दी सम डेफिनेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, some amount of energy disappears, then the same amount of energy appears in any other form. और थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मशीन। चलो ये तो होगी थ्योरेटिकल बातें सारी।
अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सॉरी, चलो अब हम बात करेंगे बच्चों, हमारे पास मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए करते हैं। फर्स्ट, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, लेट सिस्टम हैज सम इंटरनल एनर्जी। सिस्टम है सम इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम के पास कुछ इंटरनल एनर्जी है हमारे पास, वो कितनी है मान लेते हैं U1 है। लेट द सिस्टम है सम इंटरनल एनर्जी, कितनी है उसके पास U1, सबसे इनिशियल शुरू में मान लेते हैं। हमने क्या किया, सम अमाउंट ऑफ वर्क हमने इसके ऊपर कर दिया। सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ध्यान रखिए, यहां पे वर्ड ध्यान रखिए, सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है, ऑन द। सिंबल क्या होता है ऑन द सिस्टम में, पॉजिटिव, और बाय द सिस्टम में एक सिंबल क्या होता है बच्चों हमारे पास, नेगेटिव। हम बात डिस्कस कर चुके हैं पहले। सिस्टम के पास कितनी इंटरनल एनर्जी थी बच्चों, हमारे पास U1 थी। हमने क्या किया, सम अमाउंट ऑफ वर्क उसके ऊपर कर दिया ऑन द सिस्टम। तो अब कितनी इंटरनल एनर्जी होगी, U1 प्लस W। थर्ड केस, सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम हैड एब्जॉर्ब सम हीट। उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहां पे देखो वर्ड यहां पे लिखा मैंने हीट क्या कर ली इसने, एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब के केस में सिंबल क्या होता है पॉजिटिव। तो अब इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, U1 प्लस Q प्लस W। शुरू में हमारे पास कितनी इंटरनल एनर्जी थी, U1। सिस्टम ने क्या किया, हमने क्या किया, सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर दिया, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कितना हो गया, प्लस W हो गया। अब सिस्टम ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सिंबल क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या लगा दिया हमने, तो ये किसके बराबर आ गई, चलो एक मिनट। हमारे पास सबसे पहले क्या था, U1 थी, एक मिनट, U1 थी बच्चों हमारे पास। फिर हमने क्या किया, क्या उसने हीट एब्जॉर्ब की, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये किसके बराबर आ गई, ये उसकी होगी फाइनल इंटरनल एनर्जी। ये क्या थी हमारे पास, इनिशियल थी बच्चों हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गई है, फाइनल इंटरनल एनर्जी। हम इसको यूज करेंगे U2 माइनस U1 इजिकल टू क्या आएगा फॉर्मूला, Q प्लस W। और वी कैन से, इसको हम लोग क्या लिखते होते हैं, डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस W। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बोलेंगे कैसे अपने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या लिखोगे इसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां पे देखो चेंज हो रहा है ना वर्ड, मैंने बताया था डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। क्या होगा, साइन पॉजिटिव है, हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क इज डन
ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कोई डाउट बच्चों यहां तक? ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान रखना बच्चों, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, हीट यहां पे हमारे पास एब्जॉर्ब हो, दोनों का साइन पॉजिटिव है। इफ सेकंड केस, हमारे पास सेकंड केस, इफ वर्क इज डन, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, W का वैल्यू क्या होती है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम में साइन नेगेटिव आता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब मैंने क्या लिख दिया, बाय द सिस्टम, W का साइन क्या आएगा, नेगेटिव माइनस P डेल्टा V फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो माइनस P डेल्टा V, और क्या की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये दोनों जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं, ये दोनों हमारे पास क्या हैं बच्चों, मैथमेटिकल फॉर्मूला हैं किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इस केस में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, इस केस में हमारे पास वर्क इज डन बाय द सिस्टम है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। हाँ जी ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में आज जो आता है, टॉपिक का नाम है एंथैल्पी। सिंबल होता है बच्चों इसका कैपिटल H। टॉपिक का नाम है एंथैल्पी, सिंबल क्या है बच्चों इसका H। अच्छा, पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी एक्चुअली होती क्या है, मतलब किसी को समझाना हो एंथैल्पी क्या मतलब है एंथैल्पी का। देखो, हमने अभी पढ़ा इंटरनल एनर्जी के बारे में, हमने पढ़ लिया इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिंबल होता है U। क्या होती है इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, किसी सिस्टम में कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं अपने, इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी को क्या कहेंगे अपने, देखो मान लो किसी पर्सन के पास, एक ए पर्सन है, उसके पास टोटल कितनी एनर्जी है, 500 एनर्जी है, 500 जूल की, वो तो होगी इसके पास U। इसमें से मैंने 200 जूल एनर्जी को यूज कर ली वर्क करने के लिए, तो जो ये यूज की मैंने वर्क करने के लिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। ये जो बच्चे हमारे पास क्या है, एंथैल्पी है। 500 जूल इसके पास क्या थी, टोटल एनर्जी थी, वो तो हमने बात कर ली, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसमें से मैंने कितनी यूज की, 200 जूल एनर्जी मैंने क्या की, यूज कर ली वर्क करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी। ओके, तो एंथैल्पी भी अगर बात करें, एंथैल्पी भी हमारे पास क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है एंथैल्पी भी हमारे पास, स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी का एक नाम और होता है बच्चों, अच्छे से समझ लीजिएगा, हीट कंटेंट भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, हीट कंटेंट भी लिखा होता है कई बार बुक्स में। एंथैल्पी इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। तो एंथैल्पी भी हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। आपको बताया था मैंने, पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं बच्चों, हमारे पास सिर्फ दो ही तरह के पाथ फंक्शन होते हैं, वर्क और हीट आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, स्टेट फंक्शन होगी। और अगर अपने बात करें तो एंथैल्पी भी हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है एंथैल्पी का, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हमारे पास क्या होता है एंथैल्पी का फॉर्मूला। बोलोगे कैसे, इसको कैसे डिफाइन करोगे, चेंज इन एंथैल्पी, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन
इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी क्या होता है, वर्क डन नहीं होता, तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल। अगर आपको रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारे पास गुरुकुल अबोर के नाम से प्ले स्टोर पे एक ऐप है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी केमिस्ट्री की फॉर मास्टर कैडरे। थैंक यू।